हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री। हालांकि थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, बट मैं इसे अलग से रिकॉर्ड करूंगा। और इसके अंदर मेनली हम हीट मेजर करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और द प्रोसेस एक्सपेरिमेंटली। तो लिखो हेडिंग थर्मोकेमिस्ट्री। डिफाइन कैसे करेंगे? लिखो, इट डील्स with the measurement of heat of reaction under given set of conditions using a device called using calorimeter. कैलोरीमीटर एक इक्विपमेंट है, मीटर। कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज अबाउट द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शंस। तो it deals with the measurement of the heat of reaction under given set of conditions using calorimeter. अब यहीं पे हम बात करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन यही मेन टर्म है। एक्चुअली इस चैप्टर में हीट ऑफ रिएक्शन एक जनरल टर्म है, और ये हीट ऑफ रिएक्शन कुड बी स्पेसिफिक इफ वी टॉक अबाउट कंबस्शन, तो वी विल कॉल हीट ऑफ कंबस्शन। न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हीट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेशन तो हीट ऑफ फॉर्मेशन। लाइक दैट वी डिफाइन। तो ये एक जनरल टर्म है हीट ऑफ रिएक्शन। कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड it is the heat released or absorbed when 1 mole of a substance, ऐसा लिखो, it is the heat released or absorbed when molar amount of या molar quantities of reactants indicated by stoichiometry of given reaction have completely reacted to form products. देखो ये डेफिनेशन है, इट इज द हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन मोलर क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स इंडिकेटेड बाय द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द गिवन रिएक्शन हैव कंप्लीटली रिएक्टेड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जरा इसका मीनिंग समझिए। मान लो जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, 2a प्लस 3b कन्वर्टेड टू c प्लस 2d। मान लो ये कोई बैलेंस्ड रिएक्शन है। इस बैलेंस्ड रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में अगर क्वेश्चन ये कहता है कि हीट ऑफ द रिएक्शन मान लो 100 किलो जूल पर मोल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल ऑफ A हैव कंप्लीटली रिएक्टेड विद द 3 मोल्स ऑफ B। दोनों पूरे पूरे खर्च हो गए एंड दे हैव फॉर्म्ड 1 mole of C and 2 mole of D. Then 100 kilojoule of the heat is absorbed. That is the meaning of it. दोबारा बोलता हूं मैं, 2a plus 3b converted to C plus 2d. क्वेश्चन लिखता है heat of reaction is equal to 100 kilojoule per mole. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि when 2 mole of A have completely reacted with the 3 moles of B,
to form 1 mole of C and 2 mole of D, then 100 kilojoule of heat is absorbed. अब बात आती है कि ये सर ये पर मोल क्या है? पर मोल मतलब एक मोल कौन है? ए है क्या? नहीं नहीं, एक मोल ना ए है, ना बी, ना सी, ना डी, किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। पर मोल का मतलब है पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। पर मोल मीन्स per mole extent of reaction. Per mole extent of reaction means stoichiometric amounts में जो amount हैं reactants की, that should completely react. ऐसा नहीं कि आपने A के मोल 2 तो लिए, B के मोल भी 3 लिए और रिएक्शन केवल 10% ही प्रोसीड हुई, तो फिर इतनी हीट लिबरेट नहीं होगी। इस हीट का 10% ही लिबरेट होगा। ये 10 या एब्जॉर्ब होगा, या 10 किलो जूल जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो जब हुई है when 2 moles of A and 3 moles of B have completely reacted to form the products. तो ये मतलब है, और इसकी यूनिट हमेशा किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल होगी। तो याद भी रखेंगे इस बात को। यूनिट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल, या जूल पर मोल भी ले सकते हो, वो कोई बात नहीं है। और पर मोल किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को स्पेसिफाई नहीं करता। दैट मीन्स मोलर क्वांटिटीज शुड कंप्लीटली रिएक्ट। ये पॉइंट इंडिकेट करता है। ये है हीट ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन तो जैसे आप जानते हो, सब बच्चों को इतनी बात तो पता होती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट इज लिबरेटेड, हीट लिबरेट्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। जैसे हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने ही वाले हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन मे बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और मे बी चेंज इन एंथैल्पी। ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ भी चुके हैं कि हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू, हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके बात कहता हूं, कभी कभी सिंबलाइज ऐसे करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। जैसे कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन ली मैंने, A प्लस बी कन्वर्टेड टू मान लो C, और ऐसा लिख दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू -50 किलो जूल पर मोल, ऐसे लिख दिया। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हो, A प्लस बी कन्वर्टिंग टू C प्लस 50 किलो जूल। दोनों का मीनिंग सेम है। प्रोडक्ट में अगर हम 50 किलो जूल ऐड करके लिख रहे हैं, इसका मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ द हीट हैज बीन इवॉल्व्ड आउट। ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कोई x प्लस 2y कन्वर्टेड टू कुछ z, ये रिएक्शन है और डेल्टा h क्वेश्चन में दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, R लगा दो, R स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। मान लो ये दिया हुआ है 200 किलो जूल पर मोल, तो इसको आप चाहो तो यूं भी लिख सकते हो। देखो कैसे, x प्लस 2y प्लस 200 किलो जूल कन्वर्टिंग टू z। तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो कि प्लस 50 प्रोडक्ट में करके ऐसे लिखा है तो वो एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करता है, और यदि रिएक्टेंट में प्लस करके हीट को लिखा है तो वो एंडोथर्मिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्शन कैन बी एंडोथर्मिक और कैन बी एक्सोथर्मिक। अब बात आती है वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट हीट ऑफ रिएक्शन। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? चलिए पहले बात करते हैं दैट वेदर हीट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर।
एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बात तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है कि हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। और याद रखें, एक्सपेरिमेंटली measured कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट मेजर्ड होती है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। फिजिक्स में तो पूरा चैप्टर ही होता है कैलोरीमेट्री। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर और कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। तो हीट measured at constant volume is change in internal energy which is measured in the bomb calorimeter और constant volume calorimeter। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं व्हाट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। अच्छा, QP क्या है? हीट measured at constant pressure, so experimentally it is measured in constant volume calorimeter, sorry, constant pressure calorimeter, sorry, constant pressure calorimeter। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज मेजर्ड इन कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। अच्छा, ये कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट, अच्छा ये तो पता ही है आपको कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन। तो डेल्टा एच फॉर ए रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एज्यूमिंग द गैसेज इन्वॉल्व्ड आर आइडियल गैसेज। और यदि आइडियल गैसेज नहीं है तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? डेल्टा एच आर इज इक्वल टू डेल्टा यू आर प्लस डेल्टा पीवी। इसमें तो कोई अप्रोक्सीमेशन भी नहीं है, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है। ये भी अप्लाई कर सकते हैं इफ द गैसेज आर इन्वॉल्व्ड एंड गैसेज आर ट्रीटेड टू बी आइडियल गैसेज। कैलोरीमीटर क्या है, कैसे हीट मेजर करते हैं? चलो मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे एग्जांपल मैं ये लेता हूं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर, जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है। ये इस टाइप से ले लो। मान लो ये एक आउटर वेसल ले लिया, इंसुलेटेड ले लिया, देयर इज इंसुलेशन। इंसुलेटेड वेसल, ताकि हीट बाहर कम से कम लूज हो, एक्यूरेसी ज्यादा रहे मेजरमेंट में। और ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम वेसल ले लिया हमने। इस कांस्टेंट वॉल्यूम वेसल को, एक थिक वॉल्ड वेसल है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉम्ब। तो कई बार इसको हम बॉम्ब बोल देते हैं, बॉम्ब। और थिक वॉल्ड वेसल ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, हीट कंडक्टिंग मटेरियल। अब मान लो मुझे कंबस्शन, फॉर एग्जांपल मैं कंबस्शन ऑफ मीथेन की बात कर रहा हूं, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। तो क्या लो, यहां मीथेन ले लो, 1 मोल ऑफ मीथेन। मान लो यहां पर 1 मोल CH4 ले लिया प्लस एक्सेस ऑफ O2 गैस ले लिया। तो मीथेन 1 मोल भर लिया, एक्सेस ऑफ O2 ले लिया, और यहां पानी फिलअप कर लिया, वाटर। H2O लिक्विड, जिसका टेम्परेचर हम पहले से पता होगा। तो यहां हम थर्मोमीटर भी लगा देते हैं, ये थर्मोमीटर हो गया। यहां एक स्टिरर लगा देते हैं, स्टिरर मतलब ये चम्मच टाइप की, ताकि पूरे को स्थिर कर सके और टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे। और स्पार्क जनरेट करा दिया हमने इन दिस। स्पार्क, अब स्पार्क से तो चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि मीथेन और O2 को आप भर दो तो वो अपने आप ही कंबस्शन हो जाए उनका, नहीं। इनिशिएशन तो देना ही पड़ता है। कोयले को भी जलाते हैं तो पहले आग लगानी पड़ती है कोयले को हवा में, तब जाकर के फिर वो जलने लगता है और फिर वो जलता रहता है।
तो अब मान लो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, घर में कुकिंग गैस होती है, तो आप इनिशिएशन तो देते हो ना, लाइटर के रूप में एक चिंगारी तो देते हो ना, स्पार्क तो जनरेट कराते हो। तो ईंधन को जलाने के लिए हमें स्पार्क जनरेट करना पड़ता है, तो स्पार्क हमने यहाँ पर दिया। तो मीथेन विल अंडरगो द कंबस्शन एंड कंबस्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट विल बी लिबरेटेड आउट। क्या होगा फिर, जब हीट लिबरेट होगी तो ये कंडक्टिंग मटेरियल का है, बॉम्ब जिसे बोल रहे हैं, या थिक वॉल्ड वेसल, कांस्टेंट वॉल्यूम है ये, डेल्टा वी इज 0। तो वो जो हीट आएगी उससे ये बाहर का जो वाटर है दिस विल गेट हीटेड अप। तो इनिशियल टेम्परेचर वाटर का हम मेजर कर लेते हैं। तो मान लो टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंज हो गया T1 से T2। तो फिर जो हीट लिबरेट हुई कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुई है, तो हीट लिबरेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा U, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स। जैसे मेजर हीट किसने एब्जॉर्ब की है, देखो ध्यान से देखो, वाटर ने एब्जॉर्ब की है, तो वाटर का मास पता होगा, तो m वाटर इंटू S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट इंटू T2 माइनस T1। तो ये हुआ m वाटर प्लस s वाटर, मेजर हीट वाटर ने हीट की कर ली, मेजर कर ली, तो हमारे पास डेल्टा U आ गया। बट नहीं, थोड़ी सी हीट तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बॉम्ब ने भी हीट की होगी, जब टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका भी बढ़ा होगा, थर्मोमीटर का टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, स्टरर का टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो M2 S2 डेल्टा T प्लस M3 S3 डेल्टा T प्लस और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होंगे। भाई जब टेम्परेचर बढ़ा है, कंबशन के कारण हीट लिबरेट हुई है, तो बॉम्ब भी गर्म हो गया, पानी तो गर्म हुआ ही है। मेजर हीट किसने एब्जॉर्ब की, वाटर ने, बट बॉम्ब भी गर्म हुआ, थर्मोमीटर भी गर्म हुआ, स्टरर भी गर्म हो गया, आउटर केसिंग जो है ये भी गर्म हो गई थोड़ी सी। इसका मतलब देयर विल बी सो मेनी कंपोनेंट्स दैट विल बी अब्सॉर्बिंग द हीट। अब इनकी डेटा तो क्वेश्चन कई बार नहीं देता है, इनका डेटा क्वेश्चन नहीं देता है, क्वेश्चन कुछ ना बोले मान लो, तब तो बस वाटर ही ले लो आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्वेश्चन में दी हुई होगी, टेम्परेचर T1 T2 हमें क्वेश्चन में मेंशन किए हुए होंगे, वी कैन फाइंड आउट डेल्टा U इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर। डेल्टा H नहीं आएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या आता है, डेल्टा U। बट कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि चम्मच ने या मान लो थर्मोमीटर ने या आउटर केसिंग ने वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब दैट इज इक्विवेलेंट टू द से 20 ग्राम ऑफ वाटर, सो दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे कहेगा, वाटर इक्विवेलेंट एक टर्म डिफाइन कर देगा, वाटर इक्विवेलेंट मास, ये मास ऑफ वाटर है दैट would absorb the same heat as actually absorbed by stirrer, thermometer, bomb एटसेट्रा। तो ये बॉम्ब ने, थर्मोमीटर ने और स्टरर ने या और आउटर केसिंग ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की है, उतनी हीट कौन एब्जॉर्ब करता, वाटर का वो मास, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। तो कई बार अगर वाटर क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ हो तो आप उसका मास को सिंपली जोड़ दो मास ऑफ वाटर में। तो फिर सिंपली आप क्या कह सकते हो, तो फिर आप यूं भी कह सकते हो कि डेल्टा यू इन दैट केस वुड बी हीट गिवन, हीट लिबरेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू m वाटर प्लस WE वाटर इक्विवेलेंट, इसको WE बोल देते हैं, वाटर इक्विवेलेंट, इनटू S into delta T, S of water. So like that heat can be liberated. So like that questions can be solved. So water equivalent is the mass of the water that would absorb same amount of the heat as actually being absorbed in the experiment by stirrer, by thermometer, by the bomb, by the outer casing or any other equipment which has been used, which has absorbed heat. I hope you have understood. तो आप तो वाटर इक्विवेलेंट अगर 20 ग्राम दिया हुआ, मान लो 1 लीटर पानी है, तो वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml मान लेते हो आप, क्वेश्चन में ना दी हुई हो तो फिर 1 लीटर मीन्स 1 kg हो गया, तो 1 kg तो वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की है, और क्वेश्चन ने कह दिया कि 20 ग्राम ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज गिवन फॉर द कैलोरीमीटर।
तो इसका मतलब आपको 1020 ग्राम लेना होगा टोटल वाटर का मास, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट डेल्टा यू. वंस यू हैव डेल्टा यू, इवन इफ यू वांट, you can calculate delta H also. What relation? Delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. So this is how we calculate heat actually or experimentally in the device called calorimeter. हालांकि फिजिक्स में एक डिटेल चैप्टर होता है कैलोरीमीटर, बट हमारी रिक्वायरमेंट जितना मैंने समझाया, इवन इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ऑल द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. तो ये था पहला पैरामीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये तो फर्स्ट था. नाउ सेकंड, physical state or allotropic form. फिजिकल स्टेट और एलोट्रोपिक फॉर्म. देखो फिजिकल स्टेट से भी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे बात करें, मान लो यही ले लो, H2 का कंबस्शन कराया आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और H2O बना. अगर मान लो लिक्विड बन रहा है, इस तरह की कंडीशंस हैं, तो मान लो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मान लो एंथैल्पी के टर्म्स में ले रहे हैं, एक जनरल टर्म है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, वो मान लो x किलो जूल है. वैसे तो ये नेगेटिव होता है पर मोल. कंबस्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट यही अगर H2 गैस हाफ O2 गैस, ये H2O गैस बनाता है मान लो, तो नाउ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वुड बी डिफरेंट, y किलो जूल पर मोल. एंड कीप इन माइंड x इज नॉट इक्वल टू y. कीप इन माइंड x इज नॉट इक्वल टू y. हालांकि लेटर जब हम बात करेंगे बॉर्न-हीबर साइकिल की और हेस लॉ की, तो आप बता भी पाओगे कि मैग्नीट्यूड वाइज x ज्यादा होगा या y भी ज्यादा होगा, तो अकॉर्डिंगली आप बता पाओगे. तो अभी तो सिर्फ हम ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. और जैसे कंबस्शन कराओ, तो कंबस्शन कराते हो तो ध्यान दो, डायमंड का कंबस्शन कराओ तो भी आपको CO2 ही मिलना है. मान लो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए 1 किलो जूल है पर मोल. और ग्रेफाइट का कंबस्शन कराओ 1 मोल का, तो भी आपको मिलना तो CO2 ही है, बट यहां पर बॉन्डिंग की नेचर डिफरेंट है. डायमंड में बॉन्डिंग नेचर डिफरेंट है, ग्रेफाइट में बॉन्डिंग नेचर डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंगली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वुड बी डिफरेंट. मान लो B किलो जूल पर मोल, सो ऑब्वियसली A विल नॉट बी इक्वल टू B. तो ये बात हम कह रहे हैं कि फिजिकल स्टेट और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑल्सो मैटर्स इन द हीट ऑफ रिएक्शन. एंड द थर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन. तो हीट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करें, मान लो कोई रिएक्शन है A प्लस B कन्वर्टेड टू मान लो C प्लस D, ये कोई रिएक्शन है. अब टेम्परेचर मान लो T1 है, तो इसकी हीट कितनी होगी, एंथैल्पी AHA प्लस और ये हो जाएगी BHB, और ये मोलर एंथैल्पीज हैं, और ये हो गया CHC और ये हो गया DHD. कई बार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लेते हैं हम, जो अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हम एंथैल्पीज ले रहे हैं टर्म बस. तो फिर यहां से आप डेल्टा HR अगर फाइंड आउट करना चाहो रिएक्शन के लिए एट टेम्परेचर T1, तो तरीका तो यही होता है, एंथैल्पीज ऑफ ऑल द या ऐसे बोल दो H ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. अभी तो हम H बोल रहे हैं, हालांकि H की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम लेते नहीं, हम एक टर्म डिफाइन करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो ज़्यादा मीनिंगफुल टर्म होगा. बट अभी आपके समझाने के लिए H ऑफ रिएक्टेंट. तो एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स जब लेंगे हम, तो ये आ जाएगा CHC प्लस DHD माइनस AHA प्लस BHB. ये वैल्यू आ गई. आपने मान लो टेम्परेचर चेंज करके T2 कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, कुछ भी किया. इस तरह का एनालिसिस देखो हमने पहले भी किया था, जब हम एंट्रोपी चेंज पर प्रभाव देख रहे थे टेम्परेचर का. अब क्या हुआ, जैसे A की एंथैल्पी अब कितनी हो गई, AHA तो थी, प्लस आपको पता है वो फॉर्मूला क्या था, DH इज इक्वल टू NCP dt, यही तो लेते थे NCP dt.
तो n तो a हो गया, तो एक तरीके से a Cp ऑफ a dt, यही हुआ। कहां से कहां तक? टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक। ये हो गई A की एंथैल्पी। सिमिलरली B की एंथैल्पी क्या हो गई? BHB प्लस इंटीग्रल T1 से T2 BCPB। हर गैस की एंट्रोपी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिसिटी एंड ऑल दैट, dt लाइक दैट। सिमिलरली एक टर्म C के लिए आ जाएगा, सिमिलरली एक टर्म D के लिए आ जाएगा। आप तो फिर डेल्टा HR फाइंड आउट करो एट टेम्परेचर T2। सो वुड बी व्हाट? तो एट टेम्परेचर T2 क्या होगा? D वाला C वाला टर्म प्लस D वाला टर्म माइनस A वाला टर्म माइनस B वाला टर्म, और जब उस रखोगे और डिराइव करोगे तो यू विल फाइंड इट कम्स आउट टू बी डेल्टा HR T1 प्लस ये इंटीग्रल में कॉमन हो गया C CPC प्लस D CPD माइनस A CPA माइनस B CPB dt। ये आ गया T1 से लेके T2 तक। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा HR एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा HR, इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, T1 इज इक्वल टू, इसको यू भी लिख सकते हो T1 से लेके T2 Cp वैल्यूज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस Cp वैल्यूज ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। तो क्या हो गया ये? डेल्टा Cpr। ये टर्म डिफाइन करते हैं इनटू dt। और अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, कांस्टेंट हो, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन साइन से बाहर लोगे तो dt का इंटीग्रल क्या हो गया? T2 माइनस T1। तो यहां से एक्सप्रेशन देखो ये आ गया, डेल्टा HR T2 माइनस डेल्टा HR T1 अपॉन T2 माइनस T1 वुड बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा CPR if delta CPR is temperature independent constant, and this equation is known as Kirchhoff's equation. And this equation is known as delta Kirchhoff's equation. That means variation of enthalpy of the reaction with temperature, where delta CPR, ये हमने पहले भी यूज किया था, याद करो, CPs of all the products minus Cp values of all the reactants including their stoichiometric coefficient। तो इस तरीके से लेते हैं, ये कहलाती है किरचॉफ इक्वेशन, टेम्परेचर का प्रभाव। अच्छा, ऐसे ही ये तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट मेजर की गई हो तो आप जानते हो क्या फॉर्मूला यूज कर देंगे? डेल्टा UR एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा UR एट टेम्परेचर T1 अपॉन T2 माइनस T1, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला विल बी व्हाट? बताओ क्या ले इस बार? डेल्टा CP नहीं, डेल्टा CV, डेल्टा CVR। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। इवन दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स इक्वेशन। अलग अलग थोड़ी है, ये सेम इक्वेशन है, तो दिस इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स इक्वेशन। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। यहां हेडिंग में भी लिख देते हैं हम जब बात कर रहे थे किरचॉफ्स इक्वेशन। Kirchhoff's equation. So like that, these formulae will be useful in solving questions. तो ये थे factors affecting heat of reaction. We have introduced heat of reaction. चलिए आज यही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे स्पेसिफिक ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन या वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस। थैंक यू।